नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम को जो 6 बजे की क्लास हुआ करती थी वो आपकी जनरल स्टडी यानी जीएस की क्लास हुआ करती थी, जो आपको ललित आदित्य राव सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। लेकिन कुछ वजह से ललित सर अभी कुछ दिनों पर नहीं आ पाएंगे, जिस वजह से ये क्लासेस जो है अभी बायोलॉजी की क्लासेस में कन्वर्ट की गई है। बाकी आपको जीएस की जो क्लासेस जो दी जा रही थी उसका अभी प्रेजेंट में जो टाइम किया गया है वो 9 बजे कर दिया गया है। जिस टाइम पे मेरी साइंस की क्लास चल रहा करती थी उस टाइम पे आपको जीएस मिला करेगी, और जिस टाइम पे आपको जीएस यानी जीएस चला करती थी उस टाइम पे आपको मेरी क्लास मिलेगी। ठीक है, ये बस आपका दोनों का हेरफेर कर दिया गया, हुआ कुछ नहीं है, सेम टाइम है, बस सब्जेक्ट को चेंज किया गया है और टीचर चेंज हुए हैं। जैसे टीचर का चेंज मतलब मैं तो साइंस पढ़ा ही रहा था, बाकी जीएस की जो क्लास चल रही थी वो आपको ललित सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, अब वो आपके अखिल सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी, जो कि आपको 9 बजे मिलने वाली हैं। हाँ, ये टेम्परेरी टाइम है, कुछ टाइम बाद ये टाइम फिर से आपका जो टाइम चल रहा था कि 6 बजे आपको जीएस की क्लास मिलती थी, 8 बजे आपको किसकी मैथ्स की क्लास मिलती थी, और 9 बजे जो क्लास मिलती थी वो आपको साइंस की क्लास मिलती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब ये टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है। 6 बजे आपकी बायो की क्लास यानी साइंस की क्लास हुआ करेगी, 8 बजे आपकी क्लास मैथ्स की हुआ करेगी, और 9 बजे जो क्लास हो रही है वो अब जीएस की क्लास हुआ करेगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम इश्यू की वजह से ये किया गया है। जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हैं मैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल को शेयर कर दें और अपने साथियों को यानी इस वीडियो को भी शेयर करें, और अपने साथी जो आपके वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और सीरियस तरीके से पढ़ना चाहते हैं और साइंस के अलावा जीएस को भी सीखना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे इन्वाइट करें, और इन्वाइट करने के बाद उनसे कहें कि वास्तव में आप एक बार पढ़ के देखो, अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं मैंने क्या बताया था आपको कि शाम को जो क्लास रहा करेगी, शाम को जो क्लास रहा करेगी वो आपकी शाम को 6 बजे बायो की क्लास हुआ करेगी। तो मैंने क्या बताया, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि 6 बजे जो क्लास चल रही थी आपकी जीएस की वो अब बायो में कन्वर्ट हो गई है, और जो आपको बायो वाली क्लास यानी शाम को 9 बजे चल रही थी वो आपकी जीएस में कन्वर्ट हो रही थी। बात इतनी सी थी, इतनी सी समझनी थी। बस अब समझते हैं कि अब तक जो क्लास चल रही थी आपकी बायो में, ये आपकी चौथी क्लास है। इससे पहले आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप उस पर जाके और क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि हम सबसे पहले मैंने अपनी क्लास में एक मोटिवेशन यानी एक कोर्स को रखा है जो आपको मोटिवेट करता है। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे जितने साथी हैं वो थोड़ा सा कभी कभी घबरा जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं कि हाँ ये सर मुझे नहीं आ रहा है या मुझे ये करने में दिक्कत हो रही है। तो मैं बता दूं उनके लिए हमने यहाँ पे एक मोटिवेशन को भी ऐड किया है। तो ये क्या कहता है कि आपके सामने देख रहे होगे कि एक तरफ आपकी बुक रखी है और दूसरी तरफ ये व्यक्ति उस तरफ दौड़ रहा है। तो क्यों दौड़ रहा है वो रीजन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे बोला गया है कि हमेशा ध्यान में रखिए। अब मुझे ध्यान में क्या रखना है कि आपका सफल होने का जो संकल्प है किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर संकल्प यानी आपने अगर संकल्प लिया है और मुझे क्या करना है कि मुझे इन किताबों को पढ़कर अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो ये अदर चीजें हैं उन चीजों से इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहां पे आते हो, आप ज्यादातर किस में लगे रहते हो? अपनी बातों में लगे रहते हो। तो ये आपका जो संकल्प है यहां पे पढ़ने का, तो मैं समझता हूं कि जो ये संकल्प चल रहा है आपका पढ़ने का, वो आपकी बातें जो है ना वो उसको भटका देती हैं। इसलिए बातों से ज्यादा फोकस किस पे करना है? पढ़ने पर करना है, क्योंकि मुझे सक्सेस पढ़ाई करेगी ना कि बातें। तो यही चीज है कि आपका जितने भी आपने संकल्प लिए हैं और उन संकल्प में सबसे इंपॉर्टेंट जो संकल्प है वो है आपकी सफलता, वो है आपका सफल होना। तो अगर आपके माइंड में सफल होना लिखा है, अगर आपके माइंड में ये चीज है कि मुझे सफल होना है, बाकी कोई भी चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती जितनी आपकी इंपॉर्टेंट बनती है आपकी सफलता। तो सक्सेस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सक्सेस पाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको दौड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और उन किताबों पर फोकस करना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही हैं। और इन किताबों के अलावा अगर आप की वीडियो से पढ़ते हैं तो आप वीडियो पर भी फोकस करें, अपने नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद में उन पर भी फोकस करें, क्योंकि वही आपको सफलता के मार्ग में ले जा सकते हैं और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा सकते हैं और आपको सफल व्यक्ति बना सकते हैं। इसलिए आपका बातें करना उससे बेटर है कि पढ़ाई पर फोकस करना। चलें आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम सेल्स पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेल्स को कंप्लीट किया था। यानी जो आपकी कोशिका होती है वो कोशिका दो टाइप की यानी दो
दोनों में पाई जाती है। किस किस में? एनिमल में भी पाई जाती है और आपकी प्लांट में भी पाई जाती है। तो उनको हमने यहाँ पे फोकस किया था, उनको पढ़ा था, उनके बारे में समझा था, उनके क्वेश्चंस किए थे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे उनको समझा था अच्छे तरीके से। अब क्या करना है, अब हमें उसके, यानी मैंने बताया था चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो चैप्टर वाइज में अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, वो है आपका ऊतक यानी टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या होते हैं, हमने सेल्स को समझ लिया, लेकिन टिश्यू क्या होते हैं, अब इसकी बात आती है कि ऊतक होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं ऊतक क्या होता है, कि जैसे आपके सामने यहां पे फोटो दिखाई दे रहा होगा, इमेज जो दिख रही है, ये शायद आपके समझ में ना आए, तो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि आपके पास में एक सेल थी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे। एक सेल है, अब यहां पे एक सेल है ये, अब मान लो इसी की जैसी जो सेल हैं, इसी की जैसी जो कोशिकाएं हैं, उनका बना दिया जाए ग्रुप। मान लो ये सेल थी, अब ऐसी ही सेल जो हैं इनका मैंने बना दिया ये ग्रुप। ये क्या है, ये आपका एक ग्रुप है जो सेम सेल्स का है। तो यहां पे क्या है, ये मैंने बना दिया क्या, ग्रुप बना दिया। किसका? सेल्स का ग्रुप बना दिया। अब इस सेल्स का जो ग्रुप बनाया है, यानी कोशिकाओं का जो समूह बनाया है, अब ये क्या करेगी? तो मान लो ये जो सेल है, अब मैंने कहा कि ये जो सेल है जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, ये पाचन करती है। क्या करती है? इसका कार्य क्या है? पाचन का कार्य है। इसका कार्य क्या है? इसका काम है डाइजेस्ट करने का काम। तो यहां पे जितनी भी सेल हैं सेम कार्य कर रही हैं, यानी सारी जो सेल हैं जो क्या कर रही हैं, जो पाचन कर रही हैं, यानी डाइजेस्ट करने वाली सारी सेम सेल्स को यहां पे मैं ग्रुप बना दूं तो वो क्या कहलाएगा? इसी को मैं कह देता हूं क्या? टिश्यू कह देता हूं। यानी सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ये बात हमने पहले ही समझ रखी है, पहले ही जान रखी है कि मैंने जब आपको सेल्स स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जो आपकी सबसे छोटी इकाई है, जैसे आपको घर बनाना है तो घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। वैसे ही आपकी कोशिका सबसे छोटी इकाई है। अब उन ईंटों का ग्रुप बना दिया जाए, अब ईंटों के ग्रुप बनाने से क्या बनेगी? दीवार बनेगी। क्या बनेगी? एक बॉल बनेगी। ऐसे ही आपके सेल्स का ग्रुप बना दिया जाए, उससे क्या बनेगा? उससे टिश्यू बनेगा, उससे ऊतक बनेगा। तो यहीं पर यही समझना था कि सेल्स का कार्य क्या है। यहां पे अगर सेम सेल्स की, यानी सेल जो है अगर पाचन वाली सेल्स है और ये पाचन वाली यानी डाइजेस्ट करने वाली सेल है, तो यहां पर जितनी भी जो सेल हैं ये सेम कार्य करती हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए तो वो ऊतक कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब जैसे मैंने कहा कि सेल्स की स्टडी को हमने साइटोलॉजी बोला, तो टिश्यू की भी तो स्टडी होती होगी। तो टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ टिश्यू। तो जैसे हमने सेल्स की स्टडी को क्या बोला? साइटोलॉजी बोला है। इसी तरीके से किसकी? आपके टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इस हिस्टोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान कहते हैं। जैसे आपका कोशिका विज्ञान था, ऐसे ही ये क्या है? ये ऊतक विज्ञान है। इतनी बात आपको समझ में आई कि स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाती है, और आपका कोशिका, आपका टिश्यू क्या है? वो कोशिकाओं का एक समूह होता है जो सेम कार्य करता है। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे ये क्या है? सिमिलर सेल्स हैं। ये लिखा भी है यहाँ पे कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए फंक्शन। तो एक फंक्शन को कार्य करने के लिए, यानी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये सारे जो सेल्स हैं वो एक साथ क्या करती हैं? कार्य करती हैं। और ये सिमिलर सेल्स होती हैं, जैसे डाइजेस्ट करने वाली सेल। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़े। अब बात आती है कि वास्तव में प्लांट टिश्यू की, जैसे हमने बोला कि स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ टिश्यू है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हमने क्या बोला? हिस्टोलॉजी बोला है, ऊतक विज्ञान बोला है। अब ये टिश्यू की बात करेंगे तो यहां पे टिश्यू जो होते हैं, यानी ऊतक जो होते हैं, यानी ऊतक की मैं बात करूंगा तो ऊतक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एनिमल टिश्यू, यानी जो एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, और एक होता है आपका प्लांट टिश्यू जो आपके पौधों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से सेल्स को पढ़ रहे थे कि आपकी एनिमल सेल्स होती हैं, और उसी तरीके से आपके एनिमल टिश्यू होते हैं। जब एनिमल्स की सेल्स को मिला के टिश्यू बनेगा तो वो एनिमल टिश्यू हो जाएगा, जब प्लांट की सेल्स को मिला के टिश्यू बनेगा तो वो प्लांट टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, जय हिंद, सैड गर्ल। हाँ जी, एनिमल और प्लांट, ये आपकी क्या है? टिश्यू के दो टाइप होते हैं।
अब बात आती है पौधे की। अब हम पढ़ने के वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू को। तो ये सारी चीज मैंने क्यों बताई कि हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जब मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं, मान लो पादप ऊतक की बात करते हैं, तो जो आपका पादप है, जो एक पौधा है, उसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो एक स्टेज वाइज स्टेज होती है। अब ये स्टेज क्या होती है, तो जैसे आप देखते हैं ना, एनिमल की बात करते हैं, मैं अपनी बात करूं तो हमारी क्या होती है, हमारी एक सबसे पहले तो शिशु अवस्था होती है। अब इस शिशु अवस्था से हम किस में आते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं। यानी ये स्टेजेस हैं। बाल्यावस्था से हम किस में जाएंगे, हम जाएंगे किशोरावस्था में। किशोरावस्था से हम कहाँ जाएंगे, प्रौढ़ अवस्था में। और प्रौढ़ अवस्था से हम कहाँ जाएंगे, वृद्धावस्था में। ये हमारी क्या है, ये स्टेज है। इसी तरीके से आपके प्लांट की भी जो ग्रोथ होती है वो भी स्टेजेस पर डिपेंड करती है। यानी ग्रोथ जो होती है वो किस पे होती है, ग्रोथ होती है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग होती है। यानी हर स्टेज पे इसकी ग्रोथ होती है। अब ये टिश्यू करता क्या है, अब ये टिश्यू भी तो उसमें कुछ करता होगा। चलो ग्रोथ हो रही है तो करता क्या है, इस ग्रोथ को यानी किनको बढ़ने में हेल्प करता है। ये टिश्यू क्या करेगा, बढ़ने में, यानी प्लांट को बढ़ने में ये हेल्प करता है। अब बढ़ने में हेल्प कैसे करता है, मान लो बढ़ना कैसे होगा, प्लांट की लंबाई का बढ़ना। ठीक है, अगर प्लांट की लंबाई बढ़ रही है, प्लांट की मोटाई बढ़ रही है, प्लांट के नोड बढ़ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, वो टिश्यू की वजह से बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रोथ में हेल्प करता है। इसकी ग्रोथ में जो हेल्प करता है वो टिश्यू होता है। और स्टेजेस के साथ में ग्रोथ, क्योंकि पेड़ के भाग होते हैं, आपको पता है पेड़ के भाग होते हैं, पत्ती होती है, तना होता है, जड़ होती है। तो एक साथ तो बढ़ते नहीं है। सबसे पहले बीज आएगा, बीज से क्या बनेगी, जड़ बनेगी, जड़ से आपका तना बनेगा, तना के बाद धीरे धीरे पत्ती आएंगी। तो वो क्या है, धीरे धीरे एक स्टेज के अकॉर्डिंग इन पे ग्रोथ हो रही है। ये बात मुझे लगता है अब तक समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़े। अब बात आती है आगे क्या, कि इनके भी प्लांट टिश्यू जो होते हैं इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। कैसे टाइप होते हैं भाई, अगर अलग अलग टाइप हैं तो यहाँ पे ये बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू की। जब मैं बात करूंगा तो किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। तो प्लांट टिश्यू यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। यानी जो टिश्यू होते हैं, ऊतक जो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं लिखते जाऊंगा। तो एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, और मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है विभाज्योतक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, विभाज्योतक ऊतक। जो क्या हो जाए, जिनकी सेल्स डिवीजन हो जाए, सेल्स में डिवाइडेशन हो जाए, जो क्या हो जाए, विभाज्य हो जाएं। तो जिनकी सेल डिवीजन हो जाए और जो प्लांट ग्रोथ करता है तो उन सेल डिवीजन की वजह से, यानी कोई भी व्यक्ति है वो सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ करता है। तो सेल डिवीजन अगर हो जाए तो वो क्या कहलाती है, वो मेरिस्टेमेटिक कहलाती है। और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, यानी इसे कहते हैं हम स्थायी ऊतक। अब ये स्थायी ऊतक क्या है, स्थायी ऊतक का मतलब है कि जो क्या बन जाए, जिसकी चीजें फिक्स हो जाए। अब फिक्स कैसे होंगी, जैसे मैंने बोला कि मान लो आपकी लंबाई बढ़ रही है, तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। क्या मेरिस्टेमेटिक काम नहीं करता, हाँ मेरिस्टेमेटिक की लिमिट होती है जो एक ग्रोथ यानी एक लिमिट पर जाके बंद हो जाती है। तो मेरिस्टेमेटिक एक टाइम पर फिक्स हो जाते हैं, यानी वो स्थायी ऊतक बन जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, जब तक सेल डिवीजन हो रहा है तब तक तो वो ग्रोथ करेगा। और जैसे ही सेल डिवीजन, यानी कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, यानी परमानेंट बन जाते हैं। कैसे, जैसे मैंने लंबाई का बताया कि लंबाई एक टाइम तक बढ़ती है और एक टाइम के बाद में बढ़ना बंद हो जाती है। तो प्लांट भी एक टाइम तक बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। तो क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि वहां पे जो मेरिस्टेमेटिक है यानी सेल डिवीजन है वो उसका बंद हो जाता है, और वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, परमानेंट में चेंज हो जाता है। बिल्कुल सेट गर्ल, जिनका सेल डिवीजन हो जाता है उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, और जिनका सेल डिवीजन नहीं होता उन्हें हम परमानेंट कहते हैं। और एक टाइम पर मेरिस्टेमेटिक ही परमानेंट भी बन जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक है ये भी आपके तीन टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं ये भी आपके तीन टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, एक होता है एपिकल, जिसे हम कहते हैं सीड्स, जहां पर आपके सीड्स बढ़े हैं।
जैसे मैंने बोला कि पेड़ है, पेड़ के पास में जो पेड़ का शीर्ष वाला पार्ट है उसका बढ़ना, और शीर्ष कहां पर होगा, एक जड़ के पास होगा, एक जड़ के पास होगा शीर्ष और एक उसके सबसे ऊपरी भाग पे होगा। तो ये शीर्ष का बढ़ना क्या कहलाता है, ये एपिकल, आपका एपिकल टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब लेटरल या मेरिस्टेम या फिर कहते हैं इंटर कैलरी की बात करते हैं। चलो इंटर कैलरी की बात करते हैं। तो इंटर कैलरी का मतलब क्या है, जिसकी चौड़ाई बढ़ती है। अब चौड़ाई कैसे बढ़ेगी, मान लो दोनों के बीच में एक नोड है। अब नोड कैसे, कि जैसे मान लो ये पौधा है और एक पौधे की पत्ती यहां पे आती है और एक पौधे की पत्ती यहां आती है, ठीक है, ये एक पत्ती यहां पे आती है। अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में बन जाएगा नोड, और ये नोड क्या है, इस नोड का बढ़ना। अब ये पत्ती यहां थी, अब कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये पत्तियां दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या है, दोनों के बीच में नोड का बढ़ना इंटर कैलरी कहलाता है। और लेटरल क्या कहलाता है, लेटरल मेरिस्टेम की बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है, दो आपकी गर्त होती है, जैसे आपने पेड़ का नीचे वाला पार्ट देखा होगा ये, तो ये इस तरीके से जो बढ़ रहा है ना, ये जो बड़ा है ये क्या कहलाता है, ये लेटरल कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सेल डिवीजन यानी मेरिस्टेमेटिक, इसके 3 पार्ट, जहां पे शीर्ष बढ़ेगा उसका सबसे ऊपरी वाला पार्ट और सबसे नीचे वाला पार्ट बढ़ेगा, यानी लंबाई बढ़ेगी, तो वो आपका एपिकल है। लेटरल क्या है, जहां पे उसका गर्त का यानी चौड़ाई का बढ़ना है, वो आपका क्या है, लेटरल है। इंटर कैलरी की बात करेंगे तो इंटर कैलरी क्या है, जब दो नोड का बढ़ना हो जाए तो उसे हम इंटर कैलरी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, मुझे लगता है मैंने जिस तरीके से आपको बताया, ठीक है। अब बात आती है कि परमानेंट क्या होते हैं। परमानेंट होता है एक दो टाइप का, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल जिसे हम कहते हैं सरल ऊतक, भाई सिंपल है तो सरल है, और पेपर जैसा आता है, पेपर के टाइम पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है यानी जटिल हो जाता है। जब तक हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तब तक तो हमें वो इजी लगता है, लेकिन जैसे ही पेपर आता है तो पेपर के टाइम पे कैसा हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, ये मैं अपने अगली स्लाइड में बताता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे आपको ये स्लाइड दिख रही होगी, अब इस स्लाइड में बात करते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक की बात करेंगे तो एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी हमने समझ लिए। जब ये पेड़ का ऊपरी वाला पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है तो ये क्या है, ये एपिकल है, ये क्या है, ये एपिकल है, ऊपरी वाला पार्ट। अब यहाँ पे आपको ये दो पत्तियां दिख रही हैं, एक पत्ती ये है और एक पत्ती ये है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक नोड बनता है, और ये नोड का बढ़ना वो क्या कहलाता है, वो आपका इंटर कैलरी कहलाता है। और ये गर्त है, जब ये इनकी चौड़ाई बढ़ने लग जाती है इन दोनों के बीच में, तब हम इसे क्या कहते हैं, तब इसे हम इंटर कैलरी या फिर सॉरी लेटरल कहते हैं, ठीक है। अब परमानेंट की बात करेंगे तो एक होता है आपका सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में आपको 3 चीजें दिखती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 चीजें होती हैं, एक प्रकार की सेल से बने होते हैं, और इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। इन तीनों का सिंपल की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे जब मैं इसकी बात करूंगा तो इन सेल्स के बीच में आप देख पा रहे हो ना, गैप दिख रहा होगा, एक ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है। तो ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप जो दिख रहा है यानी इनके अंदर क्या है, स्पेस दिखता है, और स्पेस जो होता है यानी इनकी जो दीवार जो होती है वो दीवार क्या होती है, वो पतली होती है। यानी सेल्स की जो दीवार होती है ना, ये दीवार, ये क्या होती है, वो पतली होती है। इनका आकार निश्चित होता है और ये लिविंग होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, ये लिविंग सेल होती हैं। अब बात करते हैं हम कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा में ये जो दीवार आप देख पा रहे हो ना, ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है, यानी फैट बढ़ जाता है। ऐसे मानेंगे कि इनका फैट बढ़ गया। अब फैट बढ़ा क्यों, कि इनके पास में क्या आ जाता है, पैक्टिन आ जाता है। क्या, इनमें पैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जैसे ही पैक्टिन की मात्रा बढ़ती है तो इनका जो स्पेस होता है ना, वो स्पेस बढ़ जा यानी कम हो जाता है। स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गुड इवनिंग स्टडीज लाइव, गुड इवनिंग। अब मैं बात करता हूं आगे, तीसरा वाला पार्ट, ये आता है स्क्लेरेन्काइमा। इसमें लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके बाद में क्या दिखता है, इनमें स्पेस नहीं दिखता है, और स्पेस नहीं दिखता है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल जो होता है वो क्या हो जाती हैं, वो मृत हो जाती हैं, वो डेड हो जाती हैं। इतनी बात
मुझे लगता है 3 चीजों में समझ में आ गई। पैरेन्काइमा क्या है, जिनमें क्या होगा, ये होती लिविंग सेल हैं, इनके बीच में स्पेस होता है और इसके अलावा इनका आकार निश्चित होता है, एक प्रकार की सेल से बनी होती हैं। कोलेनकाइमा ये भी लिविंग सेल होती हैं, लेकिन इनके साथ में पैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तना लचीला बनता है। तना जो होता है ना, तने में फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है वो इसकी वजह से आती है, और तना जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, वो आपका एक तरीके से मजबूत हो जाता है। वो किसकी वजह से आता है, वो लिग्निन की वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत हो जाती हैं, यानी डेड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जय हिंद भाई, स्टडीज लाइफ, जय हिंद, जय भारत भाई, वंदे मातरम। अब बात आते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, जो ट्रांसफर करेगा यानी ट्रांसलोकेट करेगा किसको, पानी को। तो ये जाइलम जो है वो पानी का ट्रांसलोकेशन करेगा। फ्लोएम जो है ये खाने का करेगा, यानी फूड को लेके जाएगा। तो पत्तियों से, यानी पत्तियां खाना बनाती हैं। किचन कौन है पेड़ का, वो है पत्ती। यानी अब पत्ती जो है उसने खाना बना लिया, अब उस खाने को ट्रांसफर कौन करेगा, तो उस खाने को ट्रांसफर करने के लिए काम करता है फ्लोएम। ठीक है, अब बात आती है जाइलम। जाइलम क्या है, जो जड़ है वो मिट्टी से क्या लेगी, वो मिनरल्स लेगी, पानी लेगी। तो उस पानी का ट्रांसफर कौन करेगा, तो पानी को लेके जाएगा जाइलम। तो ये सारी चीजें क्या आती है, ये टिश्यू था जो यहां तक मुझे लगता है खत्म हो गया। आपका टिश्यू में जो चैप्टर था यहां पर खत्म हो गया। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चन आते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन करें। अभी तक हमने क्या देखा कि हमने देख लिया टिश्यू क्या होता है, टिश्यू को समझ लिया, टिश्यू के प्रकार समझ लिए, टिश्यू के टाइप समझ लिए, क्लासिफिकेशन समझा, मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, परमानेंट क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट होते हैं, एपिकल, इंटरकैली, लेटरल। परमानेंट के 2 पार्ट होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के 3 पार्ट होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। हो गया, ये चैप्टर था फिनिश। क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा टिश्यू है जिनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, पतली होती हैं, और उनमें अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, यानी उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। 4 ऑप्शन हैं, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिनकी सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, यानी कोशिकाएं जो होती हैं वो पतली होती हैं, और उनके अलावा इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। तो मैंने अभी ही बता दिया कि जब मैं यहां पे इन तीनों चीजों को दिखा रहा हूं, तो ये है आपका पैरेन्काइमा, ये है आपकी कोलेनकाइमा, और ये है आपकी स्क्लेरेन्काइमा। तो इन तीनों में देखोगे कि यहां पे जो आप देख पा रहे हो, इसमें देख पा रहे हो दीवारें जो हैं इनकी, वो क्या है, वो मोटी मोटी हैं। क्या है, वो मोटी हैं। तो अगर ये मोटी हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर स्पेस नहीं मिलने वाला है। गुड इवनिंग त्रिषा। तो इसके अंदर स्पेस क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पे दिया नहीं है, कोई बात नहीं। कोलेनकाइमा की बात करते हैं, तो कोलेनकाइमा भी दीवारें हल्की मोटी होती हैं, यानी इससे कम होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी स्पेस तो मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता जितना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें देखोगे तो ये आप देखोगे इन दोनों के सब में स्पेस दिख रहा है। तो ये स्पेस जो है, इसके अलावा इनकी जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, वो आपकी पतली मिलती है, यानी सेल्स जो होती हैं वो यहाँ पे पतली मिलती हैं। तो जिस वजह से आप बता दो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या रह जाएगा। अब बताओ भाई, जो स्थायी ऊतक होते हैं वो स्थायी ऊतक के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि पैरेन्काइमा जो होता है इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है। कोलेनकाइमा में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है और कोशिका भित्ति हल्की मोटी होती है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता और कोशिका भित्ति जो होती है वो बहुत मोटी होती है। तो इसका मतलब है इसके पास में क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरेन्काइमा, जिनके पास में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देखोगे इनके अंदर स्पेस भी पाया जा रहा है, और इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है, लेकिन इसकी दीवारें हल्की सी मोटी हो चुकी हैं, और इनके अंदर स्पेस मिल ही नहीं रहा और दीवारें बहुत मोटी हो चुकी हैं। आगे समझ, आगे बढ़ें। दूसरे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। किसी पौधे के तने का कठोर भाग किसके कारण होता है। पौधे का जो तना होता है ना,
वो कठोर हो जाता है। वो क्यों हो पाता है? ऑप्शन ए कहता है कि जाइलम के कारण होता है। जाइलम का काम क्या होता है? मैंने बताया, पानी का ट्रांसलोकेट करना, पानी का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। इसका मतलब जड़ से तने, जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। स्क्लेरन कायमा ऑप्शन नंबर बी कहता है। सी कहता है भाई पेरन कायमा होता है। और डी कहता है कोलन कायमा होता है। इन चारों में कौन सा आंसर सही होगा? जब मैं यहाँ पे जाइलम के बारे में मैंने बता दिया, ये आंसर होना नहीं है। अब बात करते हैं स्क्लेरन कायमा, पेरन कायमा, कोलन कायमा। हम इन तीनों की बात करें तो मैंने बता दिया कि जिसके पास में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा, पतली कोशिका होगी, तो क्या वो कठोर भाग बना पाएगी? भाई पतली कोशिका भित्ति कठोर भाग बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो ये तो आपका गलत हो गया। कोलन कायमा की बात करते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है, कोशिका भित्ति हल्की सी मोटी हो जाती है। तो तने के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तने के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है यानी लचीलापन जो आता है, वो तो इसकी वजह से आता है। लेकिन इसने पूछा है कि वो कठोर होना चाहिए। अब वो कठोर कब बनेगा? जब उसके पास में डेड सेल्स होंगी। क्या होगा? इसके पास में क्या हो? डेड सेल्स हो। और डेड सेल्स कहां मिलेंगी? वो मिलती हैं स्क्लेरन कायमा में। तो स्क्लेरन कायमा की वजह से यहां पे तना जो होता है वो कठोर बन जाता है। वो कैसा बन जाता है? वो आपका बहुत हार्ड बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा नारियल के ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वो बहुत कठोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर डेड सेल्स की मात्रा ज्यादा है। और जब डेड सेल्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है तने वो जो है वो कठोर भाग स्क्लेरन कायमा की वजह से है। तो डेड सेल स्क्लेरन कायमा, बाकी दोनों में पेरन कायमा कोलन कायमा में लिविंग सेल्स होती है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है किसी पौधे के ऊतक में विभाजन द्वारा तेजी से बढ़ने की क्षमता। किसी पौधे के ऊतक में किस विभाजन के द्वारा, यहां पे क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन के द्वारा जो बढ़ने की क्षमता होती है वो ज्यादा है। तो भाई डिवीजन होगा तभी तो कोई बढ़ पाएगा। मैंने बोला कि मेरे अंदर चौड़ाई का बढ़ना डिवीजन हो रहा है, मेरे अंदर लंबाई का बढ़ना डिवीजन हो रहा है, मेरे अंदर जो एक्टिवनेस आ रही है इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? ये क्या है? सेल्फ डिवीजन की वजह से हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा? अब ये भागते तो है नहीं पौधे, पौधे क्या होंगे? या तो चौड़े हो जाएंगे या फिर लंबे हो जाएंगे। तो इनके अंदर क्या हो रहा है? इनके अंदर विभाजन हो रहा है, यानी इनके अंदर डिवीजन हो रहा है। और अगर डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो डिवीजन किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये आपकी यानी किसी भी पौधे की सेल डिवीजन कराते हैं। किसी भी पौधे में सेल डिवीजन कराने वाला कौन है? यानी कोशिका में विभाजन कराने वाला कौन है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कहता है? 4 कहता है यहाँ पे डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। हाँ बिल्कुल, डिवीजन जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आपके पार्ट हैं वो यहाँ पे आपको दिख गए होंगे, मैंने दिखा दिए कि एक होता है आपका एपिकल, एक होता है लेटरल और एक होता है इंटरकैलरी। तो ये 3 पार्ट जो होते हैं वो क्या है? वो मेरिस्टेमेटिक के पार्ट हैं, यानी विभाज्योतक के पार्ट होते हैं, ठीक है। हाँ जी आदित्य चौधरी भाई, स्वागत है सभी का। जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग दास। अब बात करते हैं एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी किस प्रकार के पौधे के ऊतक हैं। ये तो मुझे लगता है तुरंत आंसर दे दोगे क्योंकि इसी की बात चल रही थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? वो विभाजन करता है। किसका विभाजन करता है? सेल का विभाजन करता है। इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। और जब सेल डिवीजन होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या होगा? लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना या फिर नोड का बढ़ना, ये वो सब चीजें होंगी। आशुतोष वर्मा भाई गुड इवनिंग। यहां पे मैं बात करता हूं तो यहां पे कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे हो जाएगा कि ये मेरिस्टेमेटिक के पार्ट होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और जब आप यहां पे देखोगे तो जब एपिकल की बात आएगी तो किसी भी पौधे का शीर्ष भाग का बढ़ना, किसी भी पौधे का शीर्ष भाग का बढ़ना क्या कहलाता है? वो एपिकल कहलाता है। और यहां पे जो नोड हैं यानी 2 पत्तियों के बीच में आप देखोगे यहां पे नोड मिलते हैं, तो जब नोड का बढ़ना इंटरकैलरी कहलाता है। और जब ये आप देखोगे लेटरल की तो नीचे की तरफ में, गर्त की तरफ में चौड़ाई का बढ़ना, वो क्या कहलाता है? वो आपका लेटरल कहलाता है। सर आपकी और जीके की क्लास का टाइम चेंज कर दिया है क्या आपने? हाँ जी, अभी जो टाइम है
यानी आदित्य सर को थोड़ा सा काम है, जिस वजह से ये क्लासेस जो हैं वो आपके टाइम चेंज कर दिया गया है, जिसमें जो 9 बजे की क्लास होती थी साइंस की क्लास, उसको 6 बजे कर दिया गया है, और जो आपकी शाम को यानी 9 बजे यानी शाम को 6 बजे की जीएस की क्लास होती थी वो आपकी 9 बजे कर दी। बस इन दोनों क्लास में थोड़ा सा हेरफेर हुआ है, बाकी सबकी बाकी एक क्लास है वो सेम है। सर ऑप्शन नहीं दिख रहा भाई, क्यों नहीं दिख रहा? ऑप्शन दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा, मेरे को तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब दिख रहा है स्टडीज लाइफ। चलें आगे बढ़े। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 की जब मैं बात करूंगा तो यहां पे बोल रहा है कि कौन से ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो कौन से ऊतक की कोशिकाएं हैं जो अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक, अब मैंने क्या बोलाया कि ये अब यहां पे बात आती है कि अब ये कौन सा बना रहा है, ये फिक्स ऊतक, यानी फिक्स कौन से होते हैं? फिक्स कौन से होते हैं? जो परमानेंट होते हैं। और परमानेंट बनाने के लिए कौन काम करेगा? परमानेंट टिश्यू कब बनेगा ये बताओ। सर हटिए जरा, हमको पढ़ने दो, मैं बिल्कुल कोने पे खड़ा हूं अब तो। सर 9 बजे की जीके जीएस की क्लास कौन लेंगे? तो 9 बजे की जो जीके और जीएस की क्लास है अब अखिल सर के द्वारा ली जाएगी, जो कि आपके सामने आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल चुका होगा, और नोटिफिकेशन के अलावा अगर नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल लगे हैं। ठीक है, चलो अब बता दें। यहां पे बताते हैं, मैंने क्या बताया था, जब मेरिस्टेमेटिक की बात करूंगा, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बता देता हूं, मेरिस्टेमेटिक होगा। ठीक है, कौन से पृथक होती हैं? यहां पे क्या है, सेल डिवीजन जो होता है वो सेल डिवीजन आपका किस में पाया जाएगा? मेरिस्टेमेटिक में जाया जाएगा। अब क्या होता है कि यहां पे पेड़ एक लिमिट तक लंबाई बढ़ती है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है? पेड़ की लंबाई का बढ़ना, पेड़ की चौड़ाई का बढ़ना, पेड़ के नोड का बढ़ना, ये सब क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक के अंदर होता है। और ये क्या करता है? ये सेल डिवीजन करता है। अब मैंने बोला कि इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही, ठीक है, एक टाइम बाद लंबाई का बढ़ना नहीं होता है। कोई भी हो, इंसान हो चाहे वो पेड़ हो, एक टाइम के बाद उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो जब वो उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसकी लंबाई में ग्रोथ होना बंद हो गई। अगर वो ग्रोथ होना बंद हो गई है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो सेल डिवीजन हो रहा था वो सेल डिवीजन अब ना होके वो कैसा हो गया, सेल वो फिक्स हो गया। और अगर वो फिक्स हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो परमानेंट टिश्यू में बदल गया। कौन बदला? जो मेरिस्टेमेटिक था वो परमानेंट में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ कि मेरिस्टेमेटिक जो था उसका काम था लंबाई का बढ़ना, लेकिन एक एज के बाद में लंबाई नहीं बढ़ेगी, एक लिमिट के बाद में लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो वो धीरे 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 करके ग्रोथ करना बंद कर देगा। यानी ग्रोथ उसकी लंबाई में बंद हो जाएगी, चौड़ाई में नहीं, लंबाई में बंद हो जाएगी। अब जब लंबाई में बंद हुई तो इसका मतलब क्या है, वो परमानेंट में बदल गया। ठीक है जी, हाथ से तुक्के लगा सकते हो, बिल्कुल तुक्के लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कहता है? 6 ने बोला कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आपने देखा होगा जो नारियल की छाल होती है, ऊपर वाला पार्ट होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, तो ये जो छाल है या भिसी टाइप का आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट जो है ये किस टिश्यू के द्वारा होता है? तो यहाँ पे टिश्यू की बात आती है, कौन से टिश्यू के द्वारा होता है? तो आपको पता है ये इसके अंदर क्या पाई जाती है, इसके अंदर हार्डनेस पाई जाती है, यानी हार्ड होता है। तो ये हार्डनेस किस वजह से आती है? तो यह क्या आंसर होगा? सब आपकी दुआ है, ठीक है। तो ये किस वजह से होगा? तो मैंने बताया था कि आपके जो कोलन, जो आपके स्थायी ऊतक की बात करते हैं यानी परमानेंट की बात करते हैं, परमानेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल टिश्यू और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल वाला होता है वो आपका 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका पेरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। जब मैं इन तीनों की बात करता हूं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों की बात करूंगा तो दो में तो आपकी लिविंग सेल पाई जाती हैं, किस किस में? पेरेन्काइमा के अंदर और कोलेनकाइमा के अंदर। और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा, इसके अंदर डेड सेल्स पाई जाती हैं, यानी कोई भी पार्ट जो हार्ड हो रहा है ना वो सेल्स के डेड होने की वजह से हो रहा है या डेड सेल्स की वजह से हो रहा है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चाहे वो नारियल की छाल हो या तने का कठोर होना हो, वो किस वजह से होगा? वो आपका स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होगा। ठीक है जी, गुड इवनिंग, हरिओम कुशवाहा, पूजा यादव, राधे राधे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है और 7 आपसे क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है, देखो सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप नीचे की तरफ देखोगे तो मैंने यहाँ पे दिख भी रखा है, जैसे ये आरआरबी ग्रुप डी का है और यहाँ पे देखा था ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया था शिफ्ट सेकंड में 2018 में, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए जरूर करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पौधों की पत्तियों द्वारा, पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को। अब पौधे की पत्तियां क्या बनाती हैं, ये तो आपको पता है। किचन कौन होता है, पेड़ का, पेड़ का किचन पत्तियां होती हैं। पत्तियां क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं। किसके माध्यम से बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस होता है तो पत्तियां क्या करती हैं, खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। अब उसने खाना जो बना लिया पत्ती ने, तो वो आपका खाना कैसे कैसे यानी किस कहां तक पहुंचाया जाएगा, किन माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है, यानी फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ये मैंने बता दिया था कि जब हम इसकी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वाले जो पार्ट होता है, इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका फ्लोएम और एक होता है आपका जाइलम। तो यहां पे जब मैंने दोनों की बात करी, फ्लोएम और जाइलम की, तो अगर पानी की बात आएगी तो पानी को पहुंचाना जाइलम का काम है और खाने को पहुंचाना वो फ्लोएम का काम है। अब बात आती है कि ये कैसे किन भागों तक पहुंचाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं यहाँ पे वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन होगा, तो फूड का ट्रांसपोर्ट पत्तियों से होना स्टार्ट होगा। खाना किसने बनाया, पत्तियों ने बनाया। अब पत्तियों से जाएगा तो वो सब तक पहुंचाएगा, सब तक मतलब वो जड़ पे भी पहुंचाएगा, वो बीज के पास में भी पहुंचाएगा, वो फल के पास में भी पहुंचाएगा, और वो विभाज्योतक यानी जो सेल डिवीजन कर रही हैं उनके पास में भी खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो काम करेगा फ्लोएम। तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। भाई जड़, यहां पे खाना किसने बना लिया, पत्ती ने बना लिया। अब उस पत्ती ने वेटर रखे हैं, कौन कौन से वेटर रखे हैं, भाई फ्लोएम को रखा है। अब फ्लोएम क्या करेगा, वो क्या करेगा, सबको हर टेबल पे, कहते हैं ना हर टेबल पर खाना पहुंचाने का काम करेगा। तो जड़ के पास में भी फ्लोएम लेके जाएगा, बीज के पास भी लेके जाएगा, फल के पास में भी, यार हर पार्ट के पास में वो लेके जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जाइलम कौन है, तो जाइलम भी यहां पे काम करता है। वो क्या करेगा, वो पानी को लेके जाएगा। भाई खाना पहुंचाना है, एक का काम पानी को पहुंचाना है। हम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाई, धन्यवाद। दास दास आरआरबी एसआई में सर के 6 सवाल फंसे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे 6 सवाल आए तो बहुत अच्छी बात है। आदित्य चुपचाप पढ़ो, त्रिषा मेरी सिस्टर है। चलो बढ़िया है। रूट सीड्स फ्रूट्स मेडिसिन, बिल्कुल सैड गर्ल, सबसे अच्छी बात, सबने आंसर दे दिया है। अब बात आती है, अब आता है हमारा प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन भी जरूरी है। तो प्रमोशन यहाँ पे आता है कि हमारे द्वारा, यानी हमारा पहला बैच आ रहा है जिसका नाम है संघर्ष बैच। पहला बैच यानी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। अब उस लॉन्च होने के बाद में हमारा पहला बैच आ रहा है। अभी तक हम आपको यूट्यूब पे क्लास दे रहे थे, अब इसके बाद में हम आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे भी क्लास देने वाले हैं। अब आप कई सारे बच्चे हैं जिनका मैथ्स में संघर्ष चल रहा है, यानी वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैथ्स नहीं जान पाए हैं, मैथ्स में वो जीरो हैं, क्योंकि अब उन्हें जीरो से ऊपर आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 199 पे करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप ऊपर आओगे। यहाँ पे बेस से स्टार्ट किया जाएगा। कहते ना, अभी मैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी में आपका रूट यानी जड़, तो जड़ को पकड़ा जाएगा, उस रूट से स्टार्ट किया जाएगा और आपको धीरे धीरे एपिकल टिश्यू जो आपको शीर्ष तक पहुंचाता है, आपके यहां पर शीर्ष तो पहुंचाएगा, तो वो इसी तरीके से शीर्ष तक पहुंचेगा। यानी बायोलॉजी में भी आपको मैथ्स लेके आ रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, आपके बेस को मजबूत करने वाले हैं, रूट से लेके शिखर तक। तो यहां पे आपको लाइव क्लासेस देंगे। लाइव क्लासेस के अलावा हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं आपको, भाई नोट्स। तो भाई अगर लाइव क्लास देंगे, पढ़ाएंगे, तो नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो फिर क्या करेंगे, नोट्स का करेंगे क्या भाई, इससे टेस्ट लगाएंगे। आगे हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। टेस्ट सीरीज के अलावा यहाँ पे जो लेवल रहने वाला है, पहले आपको पहले सिखाया जाएगा, आपके जड़ को मजबूत किया जाएगा। मजबूत करने के बाद में जब पकड़ बन जाएगी ना मैथ्स में, तो फिर उसको शिखर तक लेके जाएंगे। और शिखर तक का मतलब है कि आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि भाई कोई हिंदी मीडियम से होता है, कोई इंग्लिश मीडियम से होता है। तो जब हिंदी माध्यम की बात करेंगे
तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और सबसे बड़ी चीज़ डाउट क्लासेस, क्योंकि हम लोग डाउट के लिए बहुत जैसे हमें नहीं आया कोई भी चीज़, हमें दिक्कत आ रही है तो हम पूछने कहाँ जाएं, ये तो ऑनलाइन है, यूट्यूब पे कैसे पहुंचे या फिर एप्लीकेशन पे पहुंच कैसे पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ पे आपके डाउट दिए जाएंगे, आप अपना डाउट बताएंगे कि हमें इस चैप्टर में ये डाउट आया है, ये चैप्टर हमने पढ़ा है, तो उसके लिए आपको एक अलग से क्लास दी जाएगी जिसमें आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा और आपके डाउट को खत्म किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्या कहता है भाई, लड़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ने की बात आई लेकिन स्टार्ट क्या हुआ, लड़ना। भाई लड़ने से मैंने सबसे पहले, चलो दोबारा आप लोग आ गए हो ना, तो मैं यहाँ पे मोटिवेट कर देता हूँ फिर से। तो मेरा सबसे पहले लेके आया था ये, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपने जो संकल्प लिया है कि मुझे एग्जाम में सक्सेस को पाना है, तो आपकी बातों से, आपके लड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, फोकस आपका ये होना चाहिए जो यहाँ पे ये दिख रही हैं किताबें, यूट्यूब वीडियोस वो भी वाले पढ़ाई वाले, तो इन पर फोकस कीजिए। बाकी सारी चीजों को इधर इधर रखिए एक साइड, और आपकी सक्सेस के लिए आपको दौड़ना है, आपको पढ़ना है। लड़ना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका संकल्प पढ़ना है तो बाकी चीजों को इग्नोर करना है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब 8 क्या कहता है आपसे, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। तो यहां पे बात आती है किसकी, कि कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें संवहनी ऊतक का भाग, यानी जो संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। अब संवहनी ऊतक क्या होते हैं, जिनके जो वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं। अब वैस्कुलर टिश्यू जो क्या क्या होते हैं, जब मैं संवहनी की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है, तो जहां पे ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है, किसका, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है। अगर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हो रहा है, अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे, भाई खाने को पहुंचाना, खाना पहुंचा दिया, जल को पहुंचाना। तो जब ये खाना और जल को पहुंचाना है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा जो चीजें होंगी वो सब क्या होंगी, वो गलत होंगी, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा, संवाहिका, वाहिका या फिर पैरेन्काइमा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, कोलेनकाइमा होगा, क्योंकि इसका काम क्या है, कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पहुंचाता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी अगर इसने दे दी तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर, यानी प्रोटेक्ट करता है किसको, पेड़ को, पेड़ की सुरक्षा करता है उनको, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। अब बहुत तेजी से तूफान आया, तूफान आने पर वो क्या होगा, पेड़, मान लीजिए ये पेड़ है, तो यहाँ पे तूफान आया तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि ये इतना झुक गया, आपका तूफान आगे निकल गया, फिर ये अपनी उसी जगह पे आ गया। तो क्या है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है अपने आप को क्या करना, प्रोटेक्ट करने की। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्री का प्रोटेक्शन होता है यहां पे। बिल्कुल सैड गर्ल, बिल्कुल सही है भाई। लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पे अपना कहते हैं ना, बिश्नोई वाली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को रखो अलग, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो। मोटिवेशन मैंने इसी वजह से दिया था कि भाई संकल्प हमारा अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो, और भी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फालतू में यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा फालतू की बात होगी तो देखो, भले ही कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे क्या करा दूंगा, मैं ब्लॉक करा दूंगा। ज़्यादा फालतू की बात होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाने आता हूँ, फोकस मेरा खराब होता है सामने अगर देखता हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, सामने आप लड़ने में लगे हो, तो मेरा फोकस खराब हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा। आप तो यहाँ पे मान लो यहाँ से नहीं पढ़ोगे, कहीं और से पढ़ लोगे, लेकिन सामने यहाँ पे जिसकी क्लास में चल रहा है उसकी क्लास का क्या मतलब है, फिर मेरी क्लास में क्यों करते हो, हर बार मेरी क्लास में आते हो आप लड़ाई करने लग जाते हो। फिर मैं कहूँगा यहाँ पे अब अगर फालतू की बातें होगी मैं ब्लॉक करा दूंगा, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो 10 साल से आ रहा हो, चाहे वो 2 महीने से आ रहा हो, चाहे एक दिन पहले ही आया हो, मैं ब्लॉक करा दूंगा, पहले ही सुन लो। कोई भी यहाँ पे फालतू की बात नहीं करेगा। पढ़ने आए हो पढ़ो, नहीं पढ़ना है बहुत सारे चैनल हैं, वहां पे जाके जो करना है कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है। फ्लोएम
पौधे का संवहनी ऊतक होता है, यानी जिसकी बात कर रहा था ना वेस्कुलर टिश्यू की, तो वेस्कुलर टिश्यू जो होता है, तो वेस्कुलर टिश्यू करता क्या है ये मैंने बता ही दिया था, किसका काम करता है, परिवहन का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। और ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, और कौन करेगा, फ्लोएम। फ्लोएम करता क्या है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये खाने का ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, खाने का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल का करेगा, भाई जल का तो जाइलम करता है। और उसके अलावा गैस, ऑक्सीजन, पोषक, तो भाई पोषक तत्व, ऑप्शन नंबर डी। खाने का मतलब भी ये क्या है, उसके अंदर क्या मिलते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, बिल्कुल सेट गर्ल, बिल्कुल सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, यहां पे आपको दिया गया है, देखो क्वेश्चन यहां पे मैंने देखो दोनों लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि एक लैंग्वेज में आपका कई लोग आते हैं, क्योंकि बायो जब पढ़ते हैं ना तो उसमें दोनों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हिंदी वाली लैंग्वेज जो है उससे बेटर आपकी इंग्लिश वाली लैंग्वेज काम करती है, इसलिए बायो को मोस्टली इंग्लिश की चैप्टर में पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जैसे मैं बता रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ही तो क्लासेस होती हैं। अगर कंफ्यूजन ही ना होता तो जितने भी हैं सब सक्सेस में बैठे होते, हम भी सक्सेस होके बहुत मतलब बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते, बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है भाई, इन कंफ्यूजन को खत्म करना है। तो बात आती है सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा की आवश्यकता कब होगी, यानी कम एनर्जी की आवश्यकता कब होगी, इसके मुख्य कारण क्या है, तो कम एनर्जी कब मिलेगी, आप बताओ। पादपों को कम एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि इनके पास में, जैसे मैं अपना बताऊं, मान लीजिए कोई इंसान है, यानी कोई भी जंतु है, तो उसे एनर्जी चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन होते ही रहते हैं, शरीर में सेल डिवीजन होते हैं, क्यों, मेरी लंबाई भी बढ़ रही है, मैं भाग भी रहा हूं, मैं चल भी रहा हूं, मैं हाथों का भी यूज कर रहा हूं, मैं पैरों का भी यूज कर रहा हूं, तो क्या है, इस वजह से इसके अंदर सेल डिवीजन होते रहते हैं, और सेल डिवीजन है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। लेकिन पादपों में क्या होता है, पौधों में क्या होता है, पौधों में सेल डिवीजन की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास में केवल लंबाई का बढ़ना और चौड़ाई का, वो मूवमेंट नहीं करेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, वही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, तो इतनी सेल डिवीजन की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनके पास डेड सेल्स ज्यादा होती हैं। तो आपने देखा है ना, तो इनके पास में कठोर भाग ज्यादा होता है, भाई तना इनकी कठोर है, इनकी शाखाएं कठोर हैं, तो क्यों कठोर हैं, वो कठोर इनकी वजह से है क्योंकि इन्हें एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास में डेड सेल्स की संख्या ज्यादा होती है, और जब डेड सेल्स की संख्या ज्यादा होगी तो इसका मतलब है ए ऑप्शन है, ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, बिल्कुल मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब मृत कोशिकाएं मृत हैं तो उनका डिवीजन होगा नहीं, और जब डिवीजन नहीं होगा तो वहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो यहां पे ए जो है कथन वो बिल्कुल सही दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, मैंने साइंस इंग्लिश में पढ़ी है तो हिंदी में समझ ही नहीं आता, हाँ सर कुछ इंग्लिश भी यूज़ करो, हम सीबीएसई वाले। तो भाई मैं हिंदी ही कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन बता तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स को रहा हूँ। मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में ना फर्क बस इतना होता है कि हमें वर्ड्स पर ध्यान देना होता है। डेड सेल्स बोल रहा हूँ, मैंने मृत कोशिकाएं तो बोला ही नहीं, मैंने बोला डेड सेल्स, डेड सेल्स, ये हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी कहता है गतिशीलता की अनुपस्थिति। अब इस गतिशीलता के लिए यहां पे लिखा है मोबिलिटी, यानी ये मूवमेंट नहीं करते, और मूवमेंट नहीं करते हैं इसलिए इनके पास में क्या है, इसका मतलब है कि इन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं है। हम मूवमेंट करते हैं, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, उतरते हैं, बैठते हैं, तो हमारे पास में क्या मूवमेंट हो रहा है, और जब मूवमेंट हो रहा है तो एनर्जी की जरूरत भी है, तो जब एनर्जी की जरूरत है तो इसका मतलब क्या है, ये मूवमेंट नहीं कर रहे, इन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ए सही है, बी सही है। पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं, तो यहां पे जब भोजन बनाएंगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो भाई खाना बनाएंगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे बोला है कम ऊर्जा, तो ये गलत हो गया। डी क्या कहता है, श्वसन के दौरान पादप ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जब हमें यहां पे ऑक्सीजन को मुक्त करना है तो इसमें भी तो एनर्जी की जरूरत चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अब मेरे पास में दो ही ऑप्शन बचे, ए और बी, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। सेट गर्ल सी, ए और बी, ए और बी सही है सेट गर्ल, हाँ स्टडी इज लाइफ, ए और बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं
ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है? अब 11 की बारी है और ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 ने बोला कि जो रूट एपेक्स होता है, अब एपेक्स का मतलब इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, ठीक है। रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे रूट एपेक्स की बात कर रही है और इनमें से कौन सा विकास है या फिर कौन सी ऐसे टिश्यू हैं जिनकी वजह से एपेक्स की विभाजित होना चाहिए। अब विभाजित अगर आ रहा है, जहां पे विभाजन आ रहा है, तो उसका मतलब सीधा सीधा है कि जब भी विभाजन की बात आएगी तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। तो हर चीज का विभाजन यहाँ पे टिश्यू के अंदर, यानी जिसके अंदर प्लांट के अंदर विभाजन का मतलब है मेरिस्टेमेटिक, और मेरिस्टेमेटिक का मतलब है विभाज ऊतक, जहां पे विभाजन हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट एपेक्स क्या है ये भी मैं बता दूं कि आपको पता है ये रूट है, ठीक है, ये रूट है। तो ये रूट मान लो, दिख नहीं रहा हो लेकिन मान लेते हैं ये रूट है। तो रूट के अंदर क्या होता है, एक रूट कैप होती है, ठीक है, और रूट कैप के ऊपर जो पाया जाता है वो रूट टिप पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रूट टिप पाई जाती है। और इन दोनों को, यानी रूट टिप और रूट कैप को ही हम क्या कह देते हैं? रूट एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट एपेक्स कहते हैं। तो यहां पे जहां पर रूट ग्रोथ करती है, यहां पे रूट ग्रोथ कर रही है, अगर ग्रोथ करेगी तो सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन हुआ तो सीधा आंसर हो गया मेरिस्टेमेटिक। तो यहां पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक होगा। फरजान मलिक, ऑप्शन नंबर सी। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी, मेरिस्टेमेटिक की बात आ रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रूट कैप रूट टिप इक्वल टू रूट एपेक्स। अब बात आती है, ये दिया है बड़ा सा क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, भले ही बहुत बड़ा है, पढ़ना है, लेकिन फिर भी देखो एक चीज देखते हैं। यहां पे दिया है पैरेन्काइमा की बात आ रही है। पैरेन्काइमा टिश्यू पौधों में सामान्यतः पाए जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। पैरेन्काइमा जो होता है तो ये कैसा है? सरल का मतलब होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये। और अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो कुछ पौधों में इसे क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा कहा जाता है। तो यहां पे सीधा सीधा है, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि यहाँ पे पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है ना, इसको क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है और इसे एरेन्काइमा भी कहा जाता है। तो क्लोरेन्काइमा कब कहा जाता है, एरेन्काइमा कब कहा जाता है, बस इतनी सी बात पूछी है और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, मैं इतने सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा, मैं सीधी सीधी बता दूं कि पैरेन्काइमा में अगर पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा में अगर, यहां लिख देता हूं मैं कि पैरेन्काइमा में अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाए, पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल हो तो क्या होगा? तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? इसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे। अगर इसके अंदर क्या हो जाए, पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल मिल जाए तो इसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे। अगर इसके अंदर, अगर पैरेन्काइमा में क्या मिल जाए? एयर आ जाए, पैरेन्काइमा के अंदर क्या आ जाए? एयर आ जाए, तो क्या होगा? एयर आ जाएगी तो अब इसे क्या कहेंगे? तब इसे एरेन्काइमा कहेंगे। बस इतनी सी बात है, बाकी आपको लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना। इतनी सारी लैंग्वेज में बेटर है कि यहाँ पे देखना है क्या कि जब पैरेन्काइमा की बात होगी तो उसके अंदर अगर क्लोरोफिल आ गया तो उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और इसके अंदर एयर आ गई तो इसे एरेन्काइमा कहते हैं। तो बस यही चीज देखनी है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं। एक क्या कहता है कि क्लोरेन्काइमा इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। बिल्कुल यही बात है, चलो यहां तक सही है कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है वायु तक, यानी एरेन्काइमा की। तो एरेन्काइमा में वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में सहायता करते हैं। लो यही आंसर मिल गया कि इसके अंदर पैरेन्काइमा है। अगर हवा मिली तो एरेन्काइमा बन जाएगा, और क्लोरोफिल मिला तो क्लोरेन्काइमा मिल जाएगा। और क्लोरोफिल मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन एरेन्काइमा का काम क्या है? तो जो पानी वाले पौधे होते हैं ना, जलकुंभी हो गया, सिंघाड़े का देखा होगा, तो ये क्या है? ये पानी वाले पौधे हैं। तो यहाँ पे वायु की जरूरत होती है, जो तल पे रहते हैं। ये क्या करते हैं? तल के ऊपर रहते हैं। ए ही करेक्ट है, हाँ बिल्कुल ए ही करेक्ट है। जाट साहब भाई नमस्ते भाई। पप्पू राम मीणा का ऑप्शन नंबर ए, स्टडी लाइफ का ए, सैड गर्ल का ए करेक्ट है। बिल्कुल सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। और 13 क्या कहता है? अब बात आती है यहाँ पे, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है?
सर ये कौन से सब्जेक्ट चल रही है भाई? जाट साहब, ऐसी चीजें दिख रहे हो फिर भी सब्जेक्ट पूछ रहे हो। बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के अंदर आपका टिश्यू चल रहा है। टिश्यू का मतलब ऊतक होता है, जहाँ पे हम ऊतक पढ़ रहे हैं। अब ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल में, जानवरों में पाए जाते हैं, और एक आपके किस में पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं। तो अभी जो चल रहा है वो पौधे के अंदर होगा, चल रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कौन सा सब्जेक्ट है? चलो, जादूगर हो फिर भी नहीं समझ पाए। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है? तो मैंने इतनी चीज से बता दी कि एक आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीन चीजें होती हैं। और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है इसके अंदर क्या होती है, डेड सेल्स की मात्रा होती है। और जब डेड सेल्स की मात्रा होगी तो इसका मतलब क्या है, वो पौधे को कठोर बना देगा। और डेड सेल्स की मात्रा है, पौधे को कठोर बनाना है, तो इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर हिंदी में बताया कीजिए गुरुदेव, बड़ी कृपा होगी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। बायोलॉजी को हिंदी, हिंदी को समझने के लिए, बाकी इंग्लिश का यूज ज़्यादातर होता है क्योंकि इंग्लिश में, अब मान लीजिए चलो ठीक है हिंदी में लिख दूं तो इसको स्क्लेरन कायमा कहते हैं। लो, स्क्लेरन कायमा। अब बताओ, ये लिख गई हिंदी। वायो में मोस्टली हिंदी ऐसी लिख के आती है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कहता है, 14 यहां पे कहता है कि यहां पे कौन सी कोशिकाएं, ठीक है, कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। जो कोने होते हैं ना, उन पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, ये पूछ रहा है। ए कहता है कि कोलन कायमा होता है, बी कहता है पेरन कायमा है, सी कह रहा है स्क्लेरन कायमा, और डी कह रहा है एरन कायमा। और यहां पे सारी देखो हिंदी भी लिखी है, बहुत ही, स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक और वायुतक। ठीक है, तो यहां पे बताना है कौन सी कोशिकाएं हैं जो कोनों पर अनियमित रूप में मोटी होती हैं। तो यहां पे मैं बता दूं कि कोलन कायमा जो होता है, अब मैंने बताया था पेरन कायमा, पेरन कायमा जो होता है इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। इनकी जो सेल्स की यानी कोशिका भित्ति यानी सेल्स जो भित्ति होती है ना, तो वो क्या होती है, तो वो आपकी पतली होती है। तो इसका मतलब क्या है, पेरन कायमा, तो इसका आंसर नहीं होगा। बी आता है आपका कोलन कायमा। तो पौधों के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पूरी पौधा इस तरीके से झुक के उसी जगह पे आ जाता है, तो वो होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। तो पौधे के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जा रहा है वो किसकी वजह से मिलता है, वो कोलन कायमा की वजह से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है। तो इसी की जो सेल होती है वो अनियमित ढंग से कोने पर मोटी होती है। ठीक है, अनियमित ढंग से। अब यहां पे अनियमित ढंग से बात आ रही, ये तो पूरी तरीके से मोटी है, ये वाली जो है ना, ये आपकी पूरी तरीके से मोटी है, ये वाली बाल। ठीक है, लेकिन इसकी देखोगे अनियमित ढंग से है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस कम पाया तो जाता है, लेकिन क्या होता है, कम मात्रा में होता है, कम होता है। इसमें तो होता ही नहीं है, इसके अंदर तो होता ही नहीं है। तो मजबूत, ये क्या करती है, केवल पौधे को मजबूत बनाती है, पौधे को क्या करती है, मजबूत बनाती है। और ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो तना मोटा होता है, तना मजबूत होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो इसकी वजह से होता है। और तने के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो इसकी वजह से होती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, इसके अंदर सेलुलोज के साथ में क्या पाया जाता है, पैक्टिन भी पाया जाता है। इसमें पैक्टिन की मात्रा पाई जाती है और इसमें लिग्निन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर जो होगा इसका, कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, कोलन कायमा होगा। तो यहाँ पे कोने पर अनियमित रूप से जो मोटी होती है, इरेगुलर रूप से होती है, तो वो आपकी कौन सी होती है, वो कोलन कायमा होती है। और पूरी तरीके से यानी रेगुलर तरीके से जो मोटी है वो आपकी कौन है, वो स्क्लेरन कायमा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15, और 15 क्या कहता है, कौन सा ऊतक, लगता है कुछ लोग आईडी बदल कर आए हैं। भाई वही बात है, एक रंग बदलना होता है और एक आईडी बदलना होता है। जब सामने होते हैं तो रंग बदल जाते हैं, और जब आपके आईडी, जब आपके कहते हैं ना सामने नहीं है, सोशल मीडिया पे, तो वहां पे आईडी बदल जाती है। अब बात आती है इस पे, कौन सा ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है
जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। कोशिका के विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का जो विभाजन करता है वो कौन सा है? तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? जब भी विभाजन की बात आ जाएगी तो यहाँ पे विभाजन किस में होता है? मेरिस्टेमेटिक में होता है। ये मैं बता चुका हूँ, अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये भी आपका ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आया समझ? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 कहता है एपिकल के बारे में। एपिकल का मतलब है शीर्षस्थ। ठीक है, एपिकल का मतलब है शीर्षस्थ। शीर्षस्थ मेरिस्टेम यानी एपिकल मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है। तो यहां पे पूछा गया है कि जो एपिकल होता है ना, मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट होते हैं। ये तो मैंने बताया था कि जब हम मेरिस्टेमेटिक की बात करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है कौन सा? एक एपिकल होता है। अब इस एपिकल की बात हो रही है। एपिकल का मतलब होता है शीर्षस्थ। और शीर्षस्थ का मतलब है कि मान लो ये पौधा है, अब ये पौधे में जड़ें भी हैं। ठीक है, ये जड़ें भी हैं और इसका यहाँ पे, ठीक है, ये लो पौधा बन गया या पेड़ बन गया। अब यहाँ पे बात आती है एपिकल की। एपिकल का काम क्या है? जो इसके ऊपर वाला पार्ट होगा, यहाँ पर पार्ट होगा, जो शीर्ष पे पार्ट होगा, वो शीर्ष को बढ़ाने वाला कौन होता है? वो एपिकल होता है। अब ये शीर्ष आपके 2 जगह पाए जाते हैं। कहाँ? मान लो ये चीज है तो ये पे शीर्ष कहाँ होगा? एक शीर्ष आपका ये है और एक शीर्ष ये है। तो ये 2 शीर्ष हैं, एक ऊपर की तरफ में, एक नीचे की तरफ में। तो ऊपर वाला तो मुझे पता है इसकी लंबाई बढ़ रही है, तो भाई नीचे से भी तो लंबाई इसकी बढ़ रही है। जो जड़ें हैं, रूट है, उसकी भी तो लंबाई बढ़ती है। रूट भी तो नीचे की तरफ में जाती हैं। ये तो ऊपर की तरफ जा ही रहा है, लेकिन रूट भी बढ़ती हैं, उनकी भी लंबाई बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है? एपिकल जो है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एपिकल यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे तने के और जड़ों के शीर्ष पर काम करता है। ठीक है, यानी तने की जो ऊपर ऊंचाई होती है और जड़ों की जो नीचाई होती है उन पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लीफ नहीं होगा। लीफ कहाँ है? तने की तो बात है, स्टेम ही तो शीर्ष पे जाएगा। लीफ तो उस पे आएगी, लेकिन स्टेम ही तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। देखो, दिखाने की बात थी ना, तो यहाँ पे तो क्या मैंने दिखा दिया, लेकिन ये तना ऊपर तक होता है। ये तना यहीं पे थोड़ी खत्म हो जाता है, ये तना तो ऊपर तक जाता है ना। ये आपकी शाखाएं निकलती हैं, यहाँ से शाखाएं, लेकिन दूर से पेड़ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़े। नारियल की छाल का निर्माण। अब जो नारियल की जो छाल होती है वो कैसी होती है? वो मैंने बताया था, मजबूत होती है। अब ये मजबूत वाला पार्ट हमेशा याद रखना, जो ज्यादा मजबूत है वो डेड है। ठीक है भाई, डेड कब बनेंगे? जब ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे तो एक तरीके से कहते हैं डेड हो जाते हैं। डेड का मतलब क्या है भाई? मुर्दा ही तो अकड़ता है भाई। मुर्दा जो होगा ना वही तो अकड़ता है। अकड़ किसके अंदर होती है? मुर्दे के अंदर होती है। तो वो कैसे है? वो क्या है? डेड है। इसलिए क्या है? वो मजबूत हो चुका है। मजबूत का मतलब अब उसकी हड्डियां, जो इसके अंदर लचीलापन था ना, ये हाथ इस तरीके से चल रहा है ना, उसका नहीं चलेगा। तो डेड लोग जो होंगे ना, उनका कुछ नहीं, वो मजबूत हो जाते हैं। उनके हाथ अगर ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो जिसके अंदर डेड सेल्स पाई जाएंगी, और डेड सेल्स पाई जाती हैं, वो किसके अंदर, किसकी वजह से बनती हैं? वो ऑप्शन नंबर डी यानी स्क्लेरन कायमा की वजह से बनती हैं, जिस वजह से नारियल की छाल का निर्माण होता है। हाँ जी भाई, चलो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पादप ऊतक जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शुरुआत की जब क्लास पढ़ी थी तो उस क्लास में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि जब हम पादप ऊतक की बात करते हैं तो पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्या? मेरिस्टेमेटिक, जिसमें सेल डिवीजन होता है। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक, जिसके अंदर सेल डिवीजन होता है। और दूसरा जो होता है आपका परमानेंट, जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। और मेरिस्टेमेटिक ही आगे जाके परमानेंट बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है परमानेंट और कॉम्प्लेक्स, बी में दिया है मेरिस्टेमेटिक सिंपल परमानेंट, सी दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू जो है ये आपके प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट हैं। अब यहाँ पे सिंपल परमानेंट दिया है, ये परमानेंट का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट दिया है, ये परमानेंट का पार्ट है। ठीक है, आया समझ? आगे बढ़ें। बिल्कुल सैड गर्ल का सी आंसर, स्टडी लाइफ का सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब बात आती है कि जाइलम का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो जाइलम करता क्या है?
जाइलम का मैंने बता दिया था कि जाइलम का काम है पानी को पहुंचाना। कहां से पहुंचाना? जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना। यानी वो जड़ से क्या करेगा? जड़ क्या कर रही है? रूट क्या कर रही है? तो यहां से मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही है। तो जब वो एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो जड़ जो है पत्तियों तक पानी को पहुंचाती है। अब उसको काम करने वाले कौन है? इस जाइलम के अंदर काम करने वाले कौन है? तो यहां पे देखा है ये ब्रैकेट्स लिखी हैं, इसका मतलब होता है वाहिकाएं होती हैं। कुछ वाहिकाएं होती हैं जो यहां पे काम करती हैं। इसके अंदर क्या मिलती हैं? यहां पे वाहिकाएं नहीं, वाहिनिकाएं, ठीक है, या फिर ट्रैकिएट्स लिख दो। सीव ट्यूब्स होता है इसके अंदर, होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, इसके अंदर सीव ट्यूब्स नहीं पाया जाता है। बाकी जाइलम फाइबर मिलता है और इसके अंदर ट्यूब्स भी मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन इसके अंदर सीव ट्यूब नहीं मिलता है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सेट गर्ल, रूट से लीव वाटर ऑब्जर्वेशन यानी ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बात आती है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, जिसे हम दृढ़ ऊतक कहते हैं। और दृढ़ ऊतक का मतलब है हार्ड टिश्यू, और जिसके अंदर हार्ड बन जाए, यानी कोई भी चीज हार्ड कब बनेगी? हार्ड कब बनेगी भाई? हार्ड तब बनेगी जब उसके अंदर क्या मिले? डेड चीजें मिले। डेड क्या हो? सेल्स डेड हो जाएं। तो डेड सेल्स हो जाती हैं तो वो क्या बनती हैं? हार्ड बन जाती हैं। अब मुझे को यहाँ पे डेड सेल जो मिलती हैं वो स्केलेरन कायमा में मिलती हैं। जब यहाँ पे स्केलेरन कायमा की बात आ जाएगी तो इसमें स्केलेरन कायमा के अंदर डेड सेल्स मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ए में लिखा है व्हाइट ब्लड सेल्स, बी में लिखा है नॉन लिविंग सेल, यहाँ पे लाल रक्त कोण का है रेड ब्लड सेल्स, और इसे होते हैं कॉम्प्लेक्स सेल। तो किसके अंदर भाई डेड सेल्स किसके अंदर पाई जाएंगी? तो यहां पे डेड सेल्स का मतलब है नॉन लिविंग सेल, यानी निर्जीव सेल जो होंगी। भाई लिविंग सेल्स कौन सी हैं? लिविंग सेल्स जो सजीव हैं, जो इनके जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लेकिन डेड सेल्स की वजह से मजबूती आती है, हार्ड बन जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। और मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और जहां तक है बायोलॉजी जो चल रही है, पहले को 4 क्लासेज, आज चौथी क्लास थी, और चौथी क्लास में आपने सेल्स को समझ लिया। सबसे पहले हमने ब्रांचेस को समझा, उसके बाद 2 क्लास में हमने सेल्स को समझा क्यों बांटा गया, क्योंकि एक एनिमल सेल थी और एक आपकी प्लांट सेल्स थी। इसी तरीके से टिश्यू को हम पढ़ा रहे हैं। टिश्यू में मैंने आपको आज प्लांट सेल कराया, इसके बाद में एनिमल सेल करानी है, सॉरी प्लांट सेल नहीं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हाँ बिल्कुल, स्टडीज लाइव बिल्कुल सही है, नॉन लिविंग सेल। तो आज की क्लास मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको सभी समझ में आया, चीजें समझ में आई हैं, तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। जितने साथी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके साथ में, और आपका जो भी डाउट होता है वो क्लास खत्म होने के बाद में आप कमेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि वो जो लाइव जो चल रही होती हैं लाइव चैट यहाँ पे आपकी अब खत्म हो जाएगी। अब जो दिखेंगी वो आपके कमेंट, जब ऑफलाइन कमेंट जाएगा तो वहां पे हमें दिखेंगी, यानी जब क्लास रिकॉर्ड में पहुंच जाएगी तब वहां पे आपके कमेंट देख सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट हुआ करें तो आप वो वहां जाके कमेंट में डाला करें, जिससे कि वो हमें बाद में दिखाई दे जाए, हमारे पास में क्या आ जाए, हमारे पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सर हमें कुछ कुछ समझ में आ गया है, बिल्कुल कुछ कुछ। अभी आप पहली क्लास में, शायद मेरी पहली क्लास में ही हो, अगर आप पहली क्लास में हो तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आपने फिजिक्स यहाँ के अलावा, बायोलॉजी के अलावा अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आपकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके फिजिक्स को भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैंने फिजिक्स कंप्लीट करा दी है, यानी केवल 22-23 क्लास में आपको फिजिक्स कंप्लीट करा दी है। हाँ जी सैड गर्ल, पीडीएफ डाल देंगे। पीडीएफ आपको मिलेगी यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और वहां पे आपको क्लास के 5 मिनट बाद ही पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्लास देखने के बाद आप तुरंत 5 से 10 मिनट के बाद में आप अपना टेलीग्राम ओपन करेंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ और इसका लिंक जरूर मिलेगा। इसी के लिए आपको अपने साथी जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, लड़ना नहीं, पढ़ना चाहते हैं, आप उनको इनवाइट करिएगा, और इनवाइट करने के बाद उन्हें बुलाइएगा, पढ़ाइए, उनसे कहिए यहाँ से आप पढ़ो। तो पढ़ने के बाद में वो डिसाइड करेंगे उन्हें रुकना है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई मुझे लगता है हमारी जितनी भी टीम है वो अच्छा सा पढ़ा रही है। बाकी आपके ऊपर है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो आपको बताना है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। सर मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, बीएससी किया, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल साइंस स्टूडेंट हैं, और आप साइंस में प्रॉब्लम आए तो फिर क्या, फिर कैसे साइंस स्टूडेंट है? तो साइंस स्टूडेंट को कैसे दिक्कत आएगी? सर नाइस क्लास, हाँ जी, थैंक यू सभी को जितने। और
अपने साथियों को जरूर भेजिएगा। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बता दूं, इसके बाद में आपको सामने ये चीज़ें दिख रही हैं, तो ये है हमारा स्टडी लैब भाई। जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारा एक बैच आ रहा है संघर्ष बैच, जो कि 199 रुपये में आपके मैथ की डर को खत्म करेगा। अगर आपका मैथ्स में डर रहता है तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो, और यहाँ पे हमारी यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको वहाँ पे पे करना होगा 199, और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के बाद में 199 रुपये में इस कोर्स को पा सकते हो। क्योंकि 8 के बाद में ये कोर्स भी आगे धीरे धीरे 199 से ऊपर, क्योंकि हमारी जो रेट है वो 499 है, लेकिन हम अभी पहला बैच है इस वजह से 199 प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मैं बता दूं पूर्व अवलोकन श्रृंखला है। अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आरओ की तैयारी करने के लिए आप मेरी क्लास पूर्व अवलोकन श्रृंखला में जुड़ सकते हो। और इस सीरीज में मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, और ज्योग्राफी के अलावा अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हो, जो अखिल सर के द्वारा यहां पे पढ़ाया जाता है। पूर्व अवलोकन श्रृंखला में इतिहास की क्लासेज यानी हिस्ट्री की क्लासेज। तो अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको पढ़नी है तो आप इन क्लासेस से भी जुड़ सकते हो, और आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इन क्लासेस से जरूर जुड़िएगा। इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उन प्लेलिस्ट में जाके इन क्लासेस को देख सकते हो। ये क्लासेज आपको रोजाना 9 बजे और 12 बजे सुबह मिल जाती हैं। बाकी क्लासेज आपके रेलवे की क्लासेज आपको शाम को 6 से 10 बजे तक मिलती हैं। ठीक है जी। सर मैं कल परसों तक बैच ले लूंगी, तो बहुत बढ़िया है। अगर आप कल परसों तक बैच ले लेंगी तो और अच्छी बात है। और अगर आपको बैच लेना है तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सामने आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है। अगर बैच लेने में दिक्कत आ रही हो या बैच से कोई रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ भी एक बात करनी है, तो आप इस चीज इन नंबर पर, यानी जो आपको सामने नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद में जो भी जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, डाउट से रिलेटेड, यूट्यूब से क्लासेस से रिलेटेड, जो भी चीज़ें आपको जानकारी चाहिए वो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। कॉल करिएगा दिन में, शाम यानी दोपहर में 9 बजे या सुबह 9 बजे से शाम को 5 से 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। कभी भी कॉल करिएगा 5 से 6 बजे तक, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है। स्टडीज लाइव सर दिन में क्लासेस आपकी दिन में क्लासेस स्टार्ट की जाएगी जब 8 तारीख से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। अभी जो चल रही है वो आपकी आरआरबी रेलवे की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं आपको पीवाईक्यूज पढ़ा रहा हूँ, और शाम तक यानी इसके बाद में बायोलॉजी की क्लास के बाद में आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी, और मैथ्स की क्लास के बाद में आपको जीएस की क्लासेस मिलेंगी। तो अभी आपके पीवाईक्यूज चल रहे हैं, और दिन में जो क्लासेस की बात हो रही है तो दिन में भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें से सुबह 9 बजे आपको ज्योग्राफी आरओ के लिए मिलती है, 12 बजे जो मिलती है वो आपको हिस्ट्री की क्लासेस मिलती है, और इसके अलावा भी अदर क्लासेस स्टार्ट होंगी, और आपकी मैथ्स का बैच भी स्टार्ट होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में इतने ही बजे, 6 बजे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।